आपने देखा होगा किसी भी देश के अंदर कुछ चुनिंदा लोग ही अमीर होते हैं, सभी लोग नहीं अमीर होते। अगर नॉर्मली देखा जाए तो किसी भी देश में ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोग हैं जो एक रिचनेस रखते हैं, बाकी 90% एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, और उसमें से ऑलमोस्ट किसी देश में 30, किसी में 40, किसी में 50, इस रेशियो में देशों के अंदर पुअरिटी अवेलेबल है ना। अब सवाल यही है कि ऐसा क्यों है, देशों में गरीबी होती क्यों, कारण क्या है इसका। या अधिकतर लोग दुनिया में आपने देखे होंगे गरीब ही होते हैं। अगर नॉर्मली हम देखें तो 90-10 का रेशियो ही चलता है। पूरी दुनिया की जो प्रॉपर्टी है उसमें अधिकतर प्रॉपर्टी 10% लोगों के पास है, जो कि हम कह सकते हैं लगभग 70% प्रॉपर्टी जो है 10% लोगों के पास है, और 90% लोगों के पास सिर्फ 30% प्रॉपर्टी है। ये एक जस्ट डाटा है, ठीक है, एवरेजली हमने लिया है। ऐसा क्यों है, क्या कारण है इसका, आपके विचार से। इसमें राजनीतिक जो नेता है उनका भी हाथ है, और जो बिजनेसमैन है उनका भी। राजनीतिक और मतलब राजनेता और बिजनेसमैन, ठीक है, आपका कहना ये है, ठीक है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की पॉलिसीज कुछ इस तरह की होती है जो बिजनेसमैन को जो ऑलरेडी अमीर लोग हैं उनको बढ़ावा देती है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। और कोई विचार अगर और कोई रखना चाहते हो, काफी सारे लोग आप बैठे हुए हैं, कईयों के विचार तो होंगे ही। नहीं, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, चलो हम इसको थोड़ा देखते हैं, ठीक है। अब अगर हम एक सरकार के ऊपर अगर हम लें तो सरकार का फायदा कहाँ है, किसी भी देश की सरकार का फायदा लोगों को गरीब रखने में है, ना कि उन्हें अमीर बनाने में। अब इसका कारण क्या है, आप खुद एक बात सोचिए कि जो भी कोई अगर व्यक्ति जो है अगर वो रिच होगा तो आप खुद देखें कि क्या रिच लोग वोट करते हैं, प्रोबेबली नो, ना उन्हें दिखाया जाता। लेकिन गरीब अगर होगा तो गरीब को क्या चाहिए, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए वो क्या है, सरकार पे डिपेंड हो जाएगा, ठीक है। बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए वो किस पे डिपेंड रहेगा, गवर्नमेंट पे। जबकि एक रिच को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज उसके पास तो बहुत सारा ऑलरेडी है। अब सरकार क्या काम करती है, सरकार इन लोगों के लिए स्कीम्स लाती है, लेकिन आप कभी भी देखें किसी भी स्कीम में उतना ज़्यादा लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता जितना कि बताया जाता है। अगर हम एक साधारण सा ले लेता हूँ, शिक्षा की बात। आप एक सरकारी स्कूल के बच्चे को उठाएं, ठीक है, और एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे को उठाएं, आपको अंतर साफ दिखेगा। एक रिपोर्ट देखी थी 2020 में, वो रिपोर्ट आई थी, उसमें खुद सरकार का डाटा है, उसमें कहा गया था अराउंड 40-50% बच्चों को बेसिक मैथ्स नहीं आती, जो कि 8वीं में, और जबकि प्राइवेट स्कूल में इस चीज पे फोकस किया जाता है। अच्छा सा, अब अगर सरकार अगर शिक्षा को अच्छा कर देती है तो नॉर्मली सब क्या मांगने लगेंगे, नौकरी, जॉब। और जैसा कि हमने कल पढ़ा था ऑलरेडी कि अगर सरकार धर्म के नाम पे लड़वाती है तो उसको ज्यादा आसान है, किसी नेता के लिए धर्म के नाम पे लड़वाना ज्यादा आसान है बजाय कि नौकरी पैदा करने में। नौकरी पैदा करने में इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट लगेगा, बहुत सारे प्रोसीजर्स होंगे, उनको कंप्लीट करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक नेता के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो नौकरी पैदा करना है, बजाय कि उसको उलझा के रखे, जैसे कि धर्म के दंगे, ठीक है। अब अगर युवाओं को धर्म में डाल दिया जाए, धर्म के अंदर डाल दिया जाए, तो क्या वो नौकरी की डिमांड करेंगे। आपने भारत के अंदर या कई और देशों के अंदर भी देखा होगा, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर आपने प्रोबेबली देखा होगा, वहां पे लोगों की हालत क्या हो चुकी है। शुरू में क्या था, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एक टाइम पे विश्व की सबसे बेहतर अर्थव्यवस्थाओं में एक थी, लेकिन जैसे ही धर्म के नाम पे उसको मोड़ा गया, आज आप पाकिस्तान की स्थिति देख सकते हैं। आज वहां पूरा देश कर्ज में डूब चुका है। तो ये छोटे छोटे व्यवहार जो है ये सरकार के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो सरकार हमेशा
उस तरीके की पॉलिसी लाती है जिससे कि इनको बेनिफिट हो। इनके लिए तो बहुत कम चीजों की आवश्यकता होती है। अगर आप वास्तविक रूप से देखें, एक गरीब इंसान को क्या चाहिए? पहले तो भरपेट खाना मांगेगा, भरपेट खाना। मैं तो खुद इस बात को लेके थोड़ा आशंकित होता हूँ कई बार कि भारत के अंदर ही 90 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है। शर्म की बात है, 90 करोड़ लोगों को राशन मुहैया कराया जाता है। ये एक शर्म की बात है कि अगर 90 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है तो आज तक हमने किया क्या है? हम आजाद हुए 1947 में, क्या आज तक हमारी इतनी भी, आज हमारी ये परिस्थिति है कि 90 करोड़ लोग राशन पे रहेंगे? क्या आपको नहीं लगता ये विचारणीय तथ्य है? आप खुद विचार करें इस चीज। लेकिन सरकार इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करती है कि वो गरीब लोगों को कितना भला करती है। अब गरीब लोगों को भला दिखेगा तो डेफिनेटली किसको वोट करेंगे, और देश की परिस्थिति क्या है? तो एक विचारणीय तथ्य बनता है। हमारे क्या है, अब जैसे जो शिक्षा है, शिक्षा ऐसी प्रदान करो, कई सरकारें क्या करती हैं, जैसे आप पाकिस्तान का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पाकिस्तान के अंदर भारत के खिलाफ चीजें बताई जाती हैं। मुख्यतः उनके सिलेबस में पढ़ाया जाता है कि भारत हमारा दुश्मन है, या भारत ऐसे काम करता है, उसने हम पे हमले कर दिए, हम तो पाक साफ व्यक्ति हैं। जब आप ऐसी चीजें पढ़ाएंगे बिना विज्ञान की, तो आप खुद समझ लीजिए, तो वहां पे मानसिक विकास बच्चों को क्या होगा? ना तो वहां पे कोई विज्ञान पैदा होगा, ना कोई सोच पैदा होगी। क्योंकि अगर बच्चे को ये डाल दिया जाए कि भारत के खिलाफ, भारत हमारा नुकसान कर रहा है, भारत हमारे ऊपर हमले कर रहा है, तो जैसे ही वो बच्चा बड़ा होगा उसको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है। साधारण सी बात है। तो अगर शिक्षा जो है, अगर शिक्षा को अगर परिवर्तित कर दिया जाता है किसी भी तरीके से, तो उसमें क्या होगा कि बच्चे का मानसिक विकास उस स्तर पे नहीं जाएगा, और उस स्तर पे ना जाने के बाद उसको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके हम अपना वोट बैंक बना सकते हैं। अब किसी भी देश में देख लीजिए, मैं सिर्फ एक देश की बात नहीं कर रहा, किसी भी देश में देख लीजिए, हर देश की यही परिस्थिति है। जितने भी गरीब देश होंगे सभी के अंदर लगभग एक ही परिस्थिति, सभी के अंदर वहां पे शिक्षा का अभाव होगा, नौकरियों का अभाव होगा। क्यों? क्योंकि नींव जो है, जो शिक्षा जो है, वही समाप्त कर दी। इसीलिए होता क्या है कि अमीर जो है वो अमीर होता चला जाता है, और गरीब जो है वो गरीब होता चला जाता है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था उसको खराब दी गई है। और अगर एक बार शिक्षा व्यवस्था खराब हो जाए तो फिर उसको सही करना तो लगभग नामुमकिन। तो वो एक खाई बनती चली जाती है, और वो सदैव बनी ही रहती है। तो ये तथ्य एक विचार है। अब सरकार किस प्रकार से मानसिकता को परिवर्तित करती है लोगों की? एक है, यहाँ पे आ जाता है सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभाजन में अब जैसे हर देश के अंदर सामाजिक विभाजन अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। भारत के अंदर जाति प्रथा में हो जाता है, अगर आप अमेरिका में देखें तो काले गोरे में हो जाता है, वहाँ पे रंग भेद आज भी काम करता है। आपने कई केस देखे होंगे इस मामले में। उसके अलावा अगर ब्रिटेन में जाओ, अमीर गरीब का चलता है ना। पाकिस्तान में जाओ तो वहाँ पे भी कुछ धार्मिक उन्माद चलते रहते हैं किसी देश के खिलाफ, कभी कुछ दंगे, कभी कुछ दंगे। तो सरकार जो है सबसे अच्छा जो अपना टूल इस्तेमाल करती है वह है सामाजिक विभाजन। समाज के लोगों को आपस में बांट दो। उसमें क्या होगा कि लोग कभी भी एक साथ एकजुट रहकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। वो क्या काम करेंगे, यानी लोग क्या काम करेंगे कि अपने उन्हीं मुद्दों में उलझे रहेंगे। असल में एक साइकोलॉजी में एक बात देखी गई थी कि छोटी मानसिकता वाले व्यक्ति को आप जिधर अटका दोगे वो वहीं अटक जाएगा, वो वहीं सीमित हो जाएगी। उसकी सोच बड़ी सीमित होती है। एक कहावत है कि आम नागरिक की सोच बड़ी सीमित होती है। तो सामाजिक विभाजन जो होता है वो
बिल्कुल उसी मानसिकता के आधार पर हो जाता है ना। दूसरा हमारा आ जाता है धार्मिक हिंसा या हिंसा। आपने देखा होगा धार्मिक हिंसा भड़काना काफी आसान काम है ना। बस एक दूसरे की आस्थाओं को थोड़ा नुकसान पहुंचा तो उदाहरण के तौर पे कोई ऐसा वक्तव्य दे देना जिससे कि मुस्लिम आहत हो जाए या हिंदू आहत हो जाए या जैन आहत हो जाए, क्रिश्चियन आहत हो जाए, तो किसी को भी आहत कर देना। अब उससे क्या होगा कि वो एक व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं जाएगा, वो कहेगा उस पूरे धर्म के लोगों ने मुझे गाली दी है। धीमे धीमे उसको मीडिया पे फैलाना या किसी भी तरीके की हिंसा करवा देना। आपने कभी नोटिस किया होगा, कभी जब जब भी इलेक्शन आते हैं कुछ घटनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा, मैं हर इलेक्शन में कहता हूँ, जैसे कि जब दिल्ली इलेक्शन हुआ था उस टाइम पे महरौली में दिल्ली के महरौली में केस हुआ था, श्रद्धा हत्याकांड शायद, है ना। या उसके अलावा जब बंगाल में जब इलेक्शन हुआ तो कुछ की घटनाएं बढ़ी हैं। ये किसी ना किसी ऐसी तरीके की घटनाएं बढ़ा दी जाती है जिससे कि ध्यान उस तरफ जाए। एक सरकार दूसरी सरकार को नीचे दिखाने के लिए इस तरीके ऐसे तरीके अपना लेती है ना। उसके अलावा धार्मिक हिंसा जो जिस पे भी हमने अभी बात की थी, वो फैलाना बहुत आसान है। एक बार आप धर्म के मामले में कुछ भी फैला दो, जैसे कि उदाहरण के तौर पे गुजरात दंगे सन 2002, अभी करंटली चल रहा है आई लव मोहम्मद। हाँ, अब इसको देख सकते हैं, वो आई लव मोहम्मद वाला जो है उसमें क्या है, धार्मिक मुस्लिम अपने उसमें लगा रहे हैं, जैसे कि वो दर पे जय श्री राम बोलते हैं, उधर अपना उन्होंने आई लव मोहम्मद कर। अब इस पे लड़ाई हो रही है, इसमें फायदा किसका है? इसमें फायदा सरकार का है, किसी भी सरकार का हो। ये सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि एक पर्टिकुलर सरकार का, हर सरकार का फायदा है इसमें। अगली चीज आती है हमारी धर्म पे आधारित राजनीति करना। इसके बारे में तो खैर हम काफी पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी, पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। उसके अलावा संसाधनों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाए? अगर आप देखेंगे कि अधिक से अधिक संसाधन अमीरों को प्रदान किए जाते हैं। जैसे कि अभी आपने एक मामला सुना होगा, बिहार में एक बिजली प्लांट लगाने की बात हुई थी, जिसमें वो ₹1 सालाना के दर पे 1050 एकड़ जमीन देने की बात रखी है। अब क्या संसाधनों का बंटवारा सही है, या क्या इस प्रकार की नीति लगाना सही है कि एक व्यक्ति विशेष को ₹1 की दर पर 1050 एकड़ जमीन दी जा रही है, जबकि वहीं पे सारी जनता जमीन के लिए त्रस्त है, उनके खेत उजाड़े जा रहे हैं और उनको मुआवजा देने में भी कई प्रकार के घोटाले या चीजें सामने आई हैं, और दूसरी प्रकार की चीजें सामने आई हैं, जैसे कि धमकी देना, डराना, जबरन खाली करवाना, ये सब घटनाएं भी सामने आई हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब सरकार संसाधनों का बंटवारा गलत तरीके से करती है, तो उसमें समाज में क्या होता है कि एक विभाजन पैदा हो जाता है अमीर और गरीब का। लेकिन नाम ये दिया जाता है कि जब अमीरों को हम संसाधन देंगे तभी तो वो रोजगार पैदा करेंगे, जबकि वही चीज क्या हो सकती है, छोटे बिजनेसमैनों को भी दिया जा सकता है, छोटे व्यापारी। ऐसे लाभ छोटे व्यापारी के लिए क्यों नहीं है, बड़े व्यापारियों के लिए क्यों है? यही सारी चीजें हमें एक प्रकार की मानसिकता हमारी परिवर्तित करती है, क्योंकि हम इन मुद्दों में उलझते रह जाते हैं। उसके अलावा शिक्षा नीति एक बड़ी भेदकारी नीति हो सकती है। उदाहरण के तौर पे जैसे अभी आप कई एनसीईआरटी की किताबों में देख सकोगे, हमारे कई नेताओं ने ऐसी बातें बोली हैं कि उदाहरण के तौर पे एक अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो कह रहे हैं हनुमान जी। तो ये छोटी छोटी चीजें क्या करती हैं, आपको आपकी मानसिकता को परिवर्तित करती है। तो आपके लिए आवश्यक है कि आप इन मुद्दों से बचें, है ना, और अपने ऊपर ध्यान दें, अपने विकास पर सर्वाधिक